Hello everyone. Welcome to Success Series Education. And as you all know that I am Divya, your science educator, and we are up with sample paper practice series. So today also in this session we are going to practice one more paper related to class 10th subject science, and you know that the practice session which we are discussing, it is for term 1. और आपको पता है कि प्रैक्टिस पेपर्स जो होते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी प्रिपरेशन में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे बच्चे, उतना ज़्यादा आप फेमिलियर होगे अपने एग्ज़ाम से, पेपर पैटर्न से, और जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो आपको पेपर बहुत फैमिलियर लगेगा और आप टाइम का भी प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाओगे. सो let's practice, because we know that more we'll practice, more we'll be efficient. तो आपको पता है कि जनरल जो हमारा इंस्ट्रक्शंस है, मतलब हमारा जो पेपर पैटर्न है, तो आपका पेपर 90 मिनट्स का होने वाला है. 3 सेक्शंस के अंदर होगा. सेक्शन ए के अंदर 24 क्वेश्चंस होंगे, आपको कोई भी 20 करने होंगे. सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चंस होंगे एंड यू नीड टू अटेम्प्ट एनी 20 आउट ऑफ दैट. सेक्शन सी में आपके पास 12 क्वेश्चंस होंगे एंड यू नीड टू अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस. ऑल द क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग. तो बेसिकली आपके लिए तो ये बेनिफिशियल है कि कोई भी क्वेश्चन आप अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ के आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो कोई भी क्वेश्चन के अंदर अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो कुछ भी ट्रिक्स को यूज़ करके, अपने गेसेस को यूज़ करके, या जो भी आपको क्लोज ऑप्शन लग रहा हो उस आंसर का, तो आप ज़रूर मार्क करके आना, बिकॉज देयर वोंट बी एनी नेगेटिव मार्किंग. सो अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. और दूसरी चीज़, जैसे कि आपको ऑप्शंस दी गई है कि आपको एनी 20 करने हैं सेक्शन ए में से, एनी 20 करने हैं सेक्शन बी में से, एनी 10 करने हैं सेक्शन सी में से. तो जो भी आपके फर्स्ट 20 होंगे सेक्शन ए के, या फर्स्ट 20 होंगे सेक्शन बी के, या फर्स्ट 10 होंगे सेक्शन सी के, वो ही कंसिडर होंगे. सो मेक श्योर जो आपको बेस्ट आते हैं उन्हीं को आप फर्स्ट 20 या फर्स्ट 10 में इंक्लूड करना. Okay, so let's start with section A first. So the first question is, choose the correct observation when aluminium strip is kept in a freshly prepared ferrous sulfate solution in a test tube. आपके पास क्वेश्चन है कि हमें करेक्ट ऑब्जर्वेशन बताना है जब हमने एल्यूमिनियम स्ट्रिप को कहाँ रखा है, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में रखा है. नाउ अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होती और मुझे ऐसा क्वेश्चन करना होता, तो सबसे पहले ऑप्शंस को मैं बिल्कुल भी ना देखती, मैं पहले इसका केमिकल इक्वेशन फ्रेम करती, बिकॉज यू नो दैट कि जो केमिकल इक्वेशन होती है वो बहुत सी इंफॉर्मेशन रिवील कर देती है. और अगर आप कभी भी ऑप्शंस को डायरेक्ट पढ़ोगे ना तो यू विल गेट कंफ्यूज. सो इट इज बेटर टू फ्रेम द इक्वेशन फर्स्ट. तो इक्वेशन बना लेते हैं. एल्यूमिनियम स्ट्रिप, दैट मीन्स Al, ferrous sulfate solution, that is FeSO4, element and a compound. Basically it is a reaction जहाँ पे displacement reaction. तो ये रिएक्शन होने के लिए this should be more reactive and this should be less reactive. और अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज को रिकॉल करो तो आपके पास एल्यूमिनियम पहले आता है और आयरन बाद में आता है. सो दैट मीन्स इट इज गोना डिस्प्लेस दिस आयरन एंड द रिएक्शन विल टेक प्लेस एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट विच इज Al2SO4 whole thrice and Fe will get reduced. So this is how the reaction is going to take place. और अगर मैं कलर्स की बात करूं तो आपको पता है कि FeSO4 आयरन के जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनका कलर ग्रीन, डर्टी ग्रीन, लाइट ग्रीन ऐसा होता है. So I'm writing green here. And aluminium sulfate, if I talk about its color, it is colorless. It is colorless. It is white in a solid form, but when we talk about when we look for the color in aqueous state, it is colorless. Now let's look at the question या observation या options जो हमें दी गई है. So the correct observation हमें टिक करना है. A, light green color changes to colorless. Yes, it is right, as I've already told you, light green changes to colorless in this case. A colorless gas, no, there is no gas evolved. Green color changes to brown, no. Aluminium sulfate is not brown. Test tube becomes slightly hot, no. So that means A is the correct answer. So on your OMR sheet, you have to mark in this A, and we are done with question 1, and let's move on to question 2 now. So the other question is a figure based question. As you can see the figure here, please do not get scared by looking at the figures. जो भी आपके फिगर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, बिलीव मी दे आर वेरी वेरी इजी एंड द आंसर लाइज इन देम इटसेल्फ.
So what you have to do is you have to be tricky and you have to catch the answer. तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है यहाँ पे. A student adds few drops of universal indicator डाला to a solution of dilute hydrochloric acid इस तरीके से जैसे कि दिया है. So we have a test tube, we have a hydrochloric acid and we are adding a universal indicator. So identify the color change of dilute HCl solution. You know that there is a color change in the indicators which reveals that whether the given substance with which it is treated as acid, base or neutral, है ना. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो कलर चेंजेस होते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ एसिडिक और हाउ बेसिक इज द सब्सटेंस. तो अब डाइल्यूट HCl की बात कर रहे हैं. HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. So when you treat the universal indicator with this much strong acid, that is dilute hydrochloric, it turns not green, not blue, not colorless. It turns rather red. So B is the right answer. Okay, got it? So let's move on to the next question. अगला क्वेश्चन है फ्लो चार्ट दिया है एंड आई हैव टोल्ड यू कि जो फ्लो चार्ट होता है ना उसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लो. So you have metal, cold water, we'll write H2O and it is cold water, okay. We are getting metal hydroxide which is MOH and along with that it is given that you get a gas. Okay, so what we have to do is we have to find the following two combinations are correct, we need to identify them. तो मेटल दे रखे हैं कॉपर सोडियम कैल्शियम आयरन और गैस इवॉल्व हो रही है या नहीं वो डेटा दे रखा है नो नो यस यस. तो बेसिकली हमें यहाँ रिएक्शन करना पड़ेगा. तो पहली चीज तो हम ये कोल्ड वाटर से शायद आपको याद आ रहा हो देयर आर सर्टेन मेटल्स विच रिएक्ट विद कोल्ड विच रिएक्ट विद हॉट विच रिएक्ट विद स्टीम एंड देयर आर फ्यू विच डजंट रिएक्ट एट ऑल. तो कॉपर उनमें से एक है. कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड देयर वोंट बी एनी गैस इवॉल्व्ड ऑब्वियसली क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होगा तो गैस कहां से होगी. नेक्स्ट वी हैव Na जब रिएक्ट करता है Na रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इट फॉर्म्स NaOH और उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी मिलती है. सो दिस गिवन डेटा इज रॉन्ग. calcium reacts with cold water and it forms calcium hydroxide और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है. This data given is right. Iron doesn't react with cold water because you know it reacts with steam, not with cold water. So this given data is wrong. So we have our answers. तो पहला और तीसरा आंसर हमारा करेक्ट है और ऑप्शंस में अगर आप देखो तो सी इज द राइट आंसर. तो इस क्वेश्चन के लिए टिप है कि जब ऐसा क्वेश्चन आप देखो प्लीज डो नॉट फोकस ऑन द ऑप्शंस बिकॉज ऐसा नहीं होता कि हर बार आप ऑप्शंस देखो और फिर अपना आंसर दो. इट इज बेटर टू स्टडी द क्वेश्चन. जो भी आपकी नॉलेज से रिलेटेड आ रहा है उसको लिख लो और फिर उसके बाद ऑप्शंस पे मूव ऑन करो. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो आपको पता है बैलेंसिंग पे बेसिकली क्वेश्चंस दो आते हैं कि या तो बैलेंस कर दो या बैलेंस है या नहीं उसको पहचान लो. तो जहां पे पहचानने की बात है ना वो बहुत इजी रहता है क्योंकि उस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम एक एटम के मोल्स लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड से सेम मैच करना शुरू करते हैं. बट द टाइम वी गेट अ एटम विच इज नॉट मैच्ड जिसके मोल सेम नहीं होते यू कैन ड्रॉप दैट ऑप्शन एट वेरी मोमेंट. ठीक है, मतलब आपको पूरा उसको नहीं पढ़ने की जरूरत. सो आई विल टेल यू हाउ टू डू इट. ऑप्शंस देखिए C2 बैलेंस्ड, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 2 and 2 4. So it is not balanced. You don't have to move to oxygen or something. Just leave this option here itself. C is 4. It is 4. That means it is balanced. Hydrogen is 12 and here we have 10. So that means we don't have to move ahead and it is unbalanced. Okay, next. C4 and C4 balanced, hydrogen 12 balanced. So let's move on to oxygen 14. It is 8 plus 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 balanced. So C is balanced. Let's look for D as well. C2, C1. No need to look ahead, just cross it. So that means in चारों में से C हमारा correct answer है. You have to circle it on your OMR sheet and see how quickly we have attempted this question and let's move on to the next. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव अ ग्राफ, डोंट गेट स्कैर्ड. पहला टिप तो यही है इस चीज का क्योंकि ग्राफ, पिक्चर, डेटाबेस क्वेश्चंस दे आर वेरी इजी. व्हाट यू नीड टू हैव इज यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट while attempting that. Don't get scared at all. Okay, so let's see. A few drops of lemon juice is added to a milk to make curd.
मिल्क को कर्ड बनाने के लिए हमने उसमें लेमन जूस, नींबू का जूस डाल दिया. ओके, आफ्टर फ्यू आवर्स द मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, मिल्क कर्ड बन गया. द गिवन ग्राफ इज प्लॉटेड बाय ऑब्जर्विंग द गिवन सिचुएशन. पीएच दिया है, टाइम दिया है, और ग्राफ को अगर आप देखो तो पीएच का वैल्यू ज्यादा है और फिर वो टाइम के साथ कम हो रहा है. ओके, सो व्हाट डज द ग्राफ इंडिकेट्स? अब ग्राफ को देखते ही क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑब्वियसली पीएच डिक्रीज कर रहा है विद टाइम, और पीएच का वैल्यू अगर कम होगा तो दैट मीन्स उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारे पास बेसिकली पीएच का फॉर्मूला ही क्या होता है? माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. ठीक है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज, पीएच कम, इसका मतलब सब्सटेंस क्या होगा? एसिडिक. तो ऑप्शंस देखते हैं. एसिडिटी ऑफ मिल्क इंक्रीजेस, यस इट विल. pH of value of milk becomes high with time, no. pH तो कम हो रहा है. Basicity increase, no. All of the above, no. So that means out of this A हमारा correct answer है और इसको हम इस तरीके से mark कर देंगे. Let's move on to the next. Next is in the reaction of manganese dioxide with hydrochloric acid. You have a reaction जिसमें manganese dioxide hydrochloric acid के साथ react कर रहा है. The reaction is already given. आपको reaction नहीं करना. करना क्या है? Which option in the given table correctly represents the substance reduced and oxidizing agent? तो मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड है. आपको पता है जिसका ऑक्सीजन हट जाए उसका क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन. और जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लग रहा है, दैट मीन्स इट इज गेटिंग अटैच्ड, ऑक्सीडेशन. जिसका ऑक्सीडेशन होता है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट. अब बताना क्या था? सब्सटेंस रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दोनों एक ही है, और इसमें कौन सा होगा? MnO2. तो जिस ऑप्शन में दोनों जगह MnO2 दिखेगा वो आपका राइट आंसर है. सो डोंट वेस्ट टाइम ऑन द अदर ऑप्शंस, जस्ट लुक फॉर योर आंसर एंड मार्क इट. अगला क्वेश्चन है आपके पास. केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट कैन बी क्लासिफाइड एज. लेट्स राइट द रिएक्शन. अब दो कंपाउंड्स है और दो कंपाउंड्स का रिएक्शन करने का तरीका होता है, दे म्यूचुअली इंटरचेंज देयर आयंस. बन जाएगा KNO3 वैलेंसीज को देखते हुए PbI2. ओके, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिकम्पोजिशन, क्योंकि डिकम्पोजिशन वो होता है जिसमें एक रिएक्टेंट हो. इसमें तो दो रिएक्टेंट है और वो टूट भी नहीं रहे हैं. डबल डिस्प्लेसमेंट, यस इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज आपने देखा कि दे आर म्यूचुअली एक्सचेंजिंग देयर आयंस एंड डिस्प्लेसिंग ईच अदर. Displacement, no, because it happens between element and a compound, and here we have two compounds. Redox, no. So basically B is the correct answer. So this is how you have to attempt it. Next, which of the given option correctly represents the parent acid and parent base of magnesium nitrate? Magnesium nitrate ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो. उसके बाद H और OH, आपको पता है सॉल्ट जब बनता है तो साथ पानी भी बनता है. एसिड से H निकलता है, बेस से OH निकलता है, और बेसिकली वो उसका लेफ्ट ओवर मिलके सॉल्ट और पानी बनाता है. तो अब जब सॉल्ट को तोड़ना है वापस से एसिड और बेस में, तो पानी डाल दो तो टूट जाएगा. सो Mg का वैलेंसी ये है, इसका ये वैलेंसीज ये है. सो पॉजिटिव विल गो विद नेगेटिव पार्ट, इट विल फॉर्म MgOH होल ट्वाइस. सो दिस इज गोना बी अ पेरेंट बेस. Or H will go with NO3, it will become HNO3, so it is a parent acid. So the option where you find MgOH whole twice and HNO3, that is the D1, it is gonna be correct. So do not waste your time by looking at the other options. You should be confident, you should be, you should incorporate your knowledge and just reach the right answer. Okay, when electricity is passed through an aqueous solution of NaCl, then, मतलब अगर NaCl का aqueous solution है, इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो क्या बनता है? क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट अ नोड, yes definitely it will. NaOH is formed, true. Hydrogen is got, so all of them are correct, because when you heat the aqueous solution of NaCl, you get NaOH, you get H2, and also you get Cl2, and it is basically a chloralkali process, that is a process of formation of sodium hydroxide. So D is the right answer, that is we'll observe all the above given options. Next question. Which of the following statement is true about the action of sodium carbonate on litmus paper? Sodium carbonate मतलब Na2CO3. Litmus paper मतलब कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है? ये एसिड बेस का नेचर बताना है. We know that
Na2CO3, if I break it, it is formed of, whenever you need to break anything ना, तो उसमें H और OH डाल दो. So that means ये H2CO3 और एक strong base NaOH का salt है. अब कार्बोनिक एसिड और NaOH में से स्ट्रॉन्ग कौन है? ऑब्वियसली बेस. तो इसका मतलब इसका नेचर भी क्या होगा? इट विल बी बेसिक. एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बेस ऑन लिटमस? इट टर्न्स रेड टू ब्लू. सो दैट मीन्स ए वुड बी द राइट आंसर, बिकॉज ब्लू टू रेड एसिड करते हैं, नो चेंज न्यूट्रल करते हैं, और ये भी आपको नहीं दिखेगा. सो ए वुड बी द राइट आंसर. Next question, as you can see the diagram, so that means it belongs to part 3 of your life process, that is transportation. So carefully study the diagram of human circulatory system with labels 1, 2, 3, 4, and we can see that there are labeling 1, 2, 3 and 4, right? Select the option which gives the correct identification, मतलब identification सही हो और function भी सही हो या characteristic. तो सबसे पहले तो identify कर लेते हैं. This is a vessel which is taking the blood from the right side of heart to the lungs. So that means carrying impure blood. So it is pulmonary artery. Okay. Identified बिल्कुल सही है. 2 is the vessel which is actually this thin walled. That means these are capillaries. Again, correctly identified. 3 is the one vessel which brings the blood from the lungs to the left side, that is the pure blood. It is exceptionally pulmonary vein. Aorta, D we have aorta, yes, because it is a vessel which carries the pure blood to all the body parts. So that means चारों के चारों correctly identified है. हमें twist कहाँ दिखेगा? function या characteristics में. Pulmonary artery thick walled, हमें correct ढूंढना है. Thick walled and carry blood from body to lungs. बॉडी से नहीं, हार्ट से ले जाती है, गलत है. कैपिलरी, और ये इतना थिक वॉल्ड भी नहीं होती है. कैपिलरी वन सेल थिक कैन हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज. यस, कैपिलरीज आर वेरी वेरी थिन वॉल्ड, और वी कैन से दे आर वन सेल थिक, और उनसे ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और वो बनती ही टिश्यू के पास है. दिस इज करेक्ट. Pulmonary vein thick walled and carry blood from lungs to various body parts. No, not to various body parts, but to left hand side of heart. Aorta thin walled, incorrect, because aorta is never thin walled. It is thick walled because it has to carry the blood जिसका अंदर pressure बहुत ज़्यादा है. So that means B is gonna be the right answer. Next question. Identify the option that indicates the correct material digested in location 1, 2, 3. So 1, 2, 3, that means these are the parts of our human digestive system. 1 we all know is a mouth, or we can call it as buccal cavity. 2 is this J-shaped structure, that means it is stomach, and 3 is this coiled tube which is called as small intestine. Okay, identified. Now what we need to do is correct material digested. तो माउथ के अंदर तो आपको पता है कि स्टार्च का डाइजेशन होता है थ्रू salivary amylase. स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में सबका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का भी, फैट्स का भी और स्टार्च का भी. अब यहाँ ऑप्शन दिया है कि 1 में स्टार्च, तो मतलब 1 में स्टार्च ठीक है, 2 में फैट्स नहीं, स्टमक में फैट का डाइजेशन नहीं होता. B 1 में प्रोटीन, नो, माउथ के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता. C इज 1 स्टार्च, ये ठीक है, 2 प्रोटीन 3 प्रोटीन, इट सीम्स करेक्ट. D भी नहीं हो सकता क्योंकि माउथ में फैट का डाइजेशन नहीं होता. So C would be the right answer. Next question. What is the correct sequence of air during exhalation? Exhalation, that means you're breathing out air. So when you breathe out air, obviously when we breathe out, so we have to look for the options here. Alveoli to bronchus to bronchioles, then trachea, then nostrils. During exhalation, so alveoli से कहाँ पे आया? Bronchus नहीं, bronchioles joined होते हैं, alveoli से bronchus नहीं होता है. ओके, नॉस्ट्रिल्स नहीं, हम एक्सेल कर रहे हैं, हम इनहेल नहीं कर रहे हैं, तो ये भी गलत. एल्वेलाई टू ट्रैकिया, टू फैरिंग्स, टू लैरिंग्स एंड टू नॉस्ट्रिल्स. दिस इज एल्वेलाई टू ट्रैकिया. ओके, ट्रैकिया से फैरिंग्स, यस करेक्ट. लैरिंग्स, यस, दिस इज करेक्ट. लैरिंग्स pharynx, एक second, alveoli, trachea, then we have larynx and then we have pharynx. This is correct, not this one. D is correct.
क्योंकि आपके पास पहले फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स होता है, एंड देन वी हैव ट्रैकिया. सो डी इज द करेक्ट वन. Next question, you have it from your fourth part of life process, that is excretion. It shows the structure of nephron with labeling 1 to 4. Again, we have labeling 1, 2, 3 and 4. Correct. We need to find the one which is correctly labeled और उसका function भी सही हो. So 1 is renal artery. True. 2 is Bowman's capsule. Again correct. 4 is collecting duct. Yes, true. And 3 is the tubular part. Again correct. So renal artery takes impure blood to the kidneys. Okay. Bowman capsule collects the blood from tubules. No. Collecting duct dilution. No. Tubular part reabsorbs salt in major part. Yes, this is correct. So D1 out of the given R is correct. So D would be the right answer for this question. Next question, identify the correct statement about the process of hemodialysis represented in the diagram. Arrow indicates the flow of dialyzing solution. Okay. हमें पता है जिनका किडनी सही से काम नहीं करता, they are put on the artificial kidney which is hemodialysis. तो यहाँ पे arrows भी दिखा रहे हैं. हमें बताना है कि correct statement. During the passage, the waste products from the blood passes into dialyzing fluid by facilated diffusion. Okay, seems correct. During the process, reabsorption of salt and mineral occurs. No. The patient blood passes through the tubes having impermeable lining. अगर impermeable होगा तो चीजें अंदर बाहर कैसे जाएंगी? Incorrect. The fresh dialyzing solution is entering the body. No. The solution doesn't enter the body. ये ट्यूब्स के बाहर होता है और इससे सिर्फ एक्सचेंज होता है. सो ए वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि जब ब्लड इन सेलुलोज ट्यूब से फ्लो करता है तो इम्प्योर सब्सटेंसेस डिफ्यूज आउट एंड द डायलाइजिंग सॉल्यूशन प्रेजेंट आउटसाइड, उससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दैट फ्लोज इन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फ्लो चार्ट ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन वेरियस पाथवेज. Glucose, A, pyruvate plus energy, then we have B, ethanol, CO2 energy, C, lactic acid energy, D, carbon dioxide, water energy. So let me tell you, the A step is breakdown of glucose into pyruvate, which is called as glycolysis. And I hope you remember that it occurs in the cytoplasm of the cell. Okay. B, we are getting ethanol. That means it occurs in the fermentation process, or it is the anaerobic respiration. Lactic acid energy, it happens in our muscles. Carbon dioxide, water and energy, that means normal aerobic respiration, or we can call it as Krebs cycle occurring in the mitochondria. Okay, so we have column 1, column 2 and we need to match them. तो A आपके पास है glycolysis, process taking place mitochondria, no, lack of oxygen, no, so it is basically A matches with 4. That means breaking down glucose into pyruvate, और ये दिया भी हुआ है आपको यहाँ. B is fermentation. Yes, you have fermentation option. So B goes with 3. C is muscles and you have muscles also. So C goes with 2. And we are left with D of automatically it matches with 1, और वैसे भी मैंने आपको बताया it is mitochondria. So the correct answer is 4, 3, 2, 1. That is here we go with A part. So do not get confused by looking at the other options. Just identify it, match them and then just pick the correct answer. Next question, when light falls on a smooth polished surface, then most of the light reflected in same direction, refracted in different direction, refracted into second medium or scattered away. तो ये आपके पास smooth polished surface है. जब light इस पे fall होगी, polished and smooth surface they act as a best reflector. So they reflect the rays in the same direction and the reflected rays are parallel to each other. Basically it shows a regular reflection, not refraction. So A would be the right answer. That is, they will be reflected in the same direction, or you can say it will be a regular reflection. Next question. 4 students A, B, C and D, they carried out measurement of focal length of concave mirror as shown. Yes, we can see it. The best result which will be obtained by which student? तो यहाँ पे अगर आप देखो सही placement है. So that means A is the right answer, student A. स्टूडेंट ए ने जिस तरीके से सेटअप बनाया है, ही वुड बी एबल टू फाइंड द करेक्ट फोकल लेंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ग्लास प्रिज्म है आपके पास. ओके, द इमर्जेंट रे इज नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट. वी नो इट इज इंसिडेंट, दिस इज रिफ्रैक्टेड एंड दिस इज इमर्जेंट, एंड दे आर नॉट पैरेलल.
एंड ऑब्वियसली दे आर नॉट पैरेलल. अगर ग्लास रे में होगा तो दे आर पैरेलल समहाउ, है ना, बट इस पे पैरेलल क्यों नहीं है? बिकॉज दे आर इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल. Incident ray and emergent ray are not parallel to each other. So law of reflection do not hold in case wrong. Refractive surfaces are inclined at an angle, which is true. Angle is greater, no, greater smaller की तो बात ही नहीं आती ना. They are inclined at an angle would be the right answer. Surfaces खुद ही parallel नहीं है. Parallel surface होते तो rays भी parallel होती. Next question. Consider these two indices of refraction. Flint glass का refractive index दिया 1.52 और diamond का दिया 2.42. Based on it, choose the correct option. तो मैं आपको याद करा दूं, जिसमें refractive index का वैल्यू हाई होता है उस सब्सटेंस में स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है और वो उतना ही ज़्यादा डेंसर होता है. सो दैट मीन्स आउट ऑफ देम डायमंड के अंदर स्पीड बहुत कम होगी और वो बहुत ज़्यादा डेंसर होगा. अब ये ऑप्शन में दिया है कि स्पीड डायमंड में ज़्यादा है, जो कि गलत है. स्पीड इक्वल है वो भी नहीं हो सकती क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है. सी वुड बी द राइट आंसर. डी भी रॉन्ग है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ स्पीड रिलेटेड होती ही है. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो सी वुड बी द राइट आंसर. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसकी स्पीड कम, ठीक है, और जिसका कम उसमें स्पीड ज़्यादा. नेक्स्ट क्वेश्चन. यू हैव टू प्लेन मिरर्स एंड यू कैन सी द रेस. So examine the above diagram and choose which of the following is correct. Angle of incidence should be 30 degree for parallel rays. Angle of reflection is greater than angle of incidence in this case. If the angle between M1 and M2 is less than 90, then the rays will become parallel. All the three are incorrect. अगर M1 M2 inclined है 90 degree पे, which you can see, then the incident and the reflected rays will be parallel, and you can see this also. So that means D would be the right answer for this question. Next question. You have a ray diagram. That means it is based on a case, basically cases to obtain image from concave mirror. Concave mirror है, ये ray strike कर रही है, ये principal axis है, FC marked है और PB marked है. हमें बोला गया है AB इंसिडेंट हो रही है कॉन्केव मिरर पे और हमें उसका रिफ्लेक्टेड रे निकालना है. सो लेट मी रिकॉल यू अबाउट द केसेस. जो भी रे बच्चे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस. दूसरा, जो रे फोकस से आती है वो रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है, और जो रे पोल पे स्ट्राइक करती है वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है. सो बेसिकली यहाँ पे आपके पास पैरेलल आ रही है तो इट विल पास थ्रू फोकस. तो ये भी रॉन्ग है, ये करेक्ट है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है. सो सी वुड बी द राइट आंसर इन दिस केस. नेक्स्ट क्वेश्चन. यू हैव अ लेंस, यू कैन सी दैट इट इज कॉन्वेक्स लेंस और यहाँ कुछ रेज दिख रही है. बाहर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है और ये ग्लास का है, ठीक है. इन द गिवन फिगर द पाथ ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू. तो क्या करेक्ट है? अब देखो, जब भी डेविएशन नहीं हो रही है ना, जब डेविएशन होगी तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा क्योंकि स्पीड में डिफरेंस होगा. अब जब डेविएशन ही नहीं हो रही है तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? सेम. सो दैट मीन्स बी वुड बी द राइट आंसर. इन दोनों के म्यू क्या होंगे? इक्वल, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सी एनी सॉर्ट ऑफ डेविएशन इन दिस केस एंड द रेज आर पैरेललिंग विदाउट बेंडिंग. Next question. The minute particles and the molecules of atmosphere deflect the sunlight in all direction. Which of the following phenomena is involved here? मतलब जो एटमोस्फेयर में पार्टिकल्स हैं वो सनलाइट को डिफ्लेक्ट करते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में. एंड यू नो दैट दिस इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग. बेसिकली स्कैटरिंग का मतलब होता है चीज को एब्जॉर्ब करना और डिफरेंट डायरेक्शन में फैला देना. So B would be the right answer. Otherwise, dispersion is the splitting of white light into 7 colors, and refraction is bending, and Tyndall effect is the scattering of light by the colloidal particles. So B would be the right answer in this case. So with this, we have completed section A. Now let's quickly begin with section B, और बहुत ही जल्दी से confidence से बिना nervous हुए करते हैं section B. So we are starting with section B now. So the first question is, sodium hydrogen carbonate arrow heated forming Na2CO3 plus X plus H2O. Identify the correct option from the given table which represents the type of reactions and the gas evolved.
सो लेट मी टेल यू वन थिंग. अब ऐसा क्वेश्चन आप देखोगे तो आपके पास इक्वेशन ऑलरेडी है. इक्वेशन को फॉर्मूला की टर्म में लिख लो. इट इज NaHCO3, एरो पे हीट, फॉर्मिंग Na2CO3 प्लस X वुड बी CO2 एंड H2O. तो इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पे डेल्टा का साइन है और डेल्टा का मतलब होता है कि हीट एब्जॉर्ब्ड. अगर एरो पे लिखा हो तो उसका मतलब है दैट इट हीट एब्जॉर्ब, दैट मीन्स इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. और ये भी आपको दिख रहा है ये टूट रहा है, तो दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन. तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? करेक्ट ऑप्शन. तो एक्सोथर्मिक की अगर मैं बात करूं तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक तो नहीं है. गैस इवॉल्व, यस गैस इज इवॉल्व एंड दैट इज CO2. तो जिस ऑप्शन में क्रॉस और टिक दिखेगा आपको, दैट वुड बी द राइट ऑप्शन, दैट इज द B. So B would be the right answer in this. Next question. A boy recorded a pH value of soil sample, rainwater sample, tap water sample and vinegar. As you can see, these samples are A, B, C, D, soil sample, rainwater, tap water and vinegar. He plotted the pH value of 4 samples of the given graph. ये pH value के against उसको plot किया गया है. So which of the following sample has highest concentration of hydrogen ion? किसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा? तो आपको पता है जो pH है इट इज लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. तो अगर pH किसी का हाई होगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, और अगर किसी का pH कम होगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा. तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन पूछा गया है तो मतलब लेस pH वाला यहाँ पे आंसर होगा. तो लेस pH वाला आपको यहाँ पे कौन दिख रहा है? ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट, दैट इज विनेगर. विनेगर विल बी द वन जिसका pH सबसे कम है और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन डाइल्यूट H2SO4 एंड 5 डिफरेंट मेटल्स, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर. तो ये सब रिएक्ट कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ. तो इतना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने इन सब में डाला और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो बेसिकली जब आप मैग्नीशियम में डालोगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है एंड इट विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस. जिंक के साथ भी हो जाएगा, एल्यूमिनियम के साथ भी, आयरन के साथ भी, बट कॉपर के साथ नहीं होगा. तो कॉपर वाले आपको ट्यूब में हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी. तो यहाँ दिया है कि रेट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बबल्स इज नॉट सेम. ऑब्वियसली जितना स्ट्रेंथ होगा रिएक्शन का उस हिसाब से बबल्स होंगे, दिस इज ट्रू. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल इज फास्टेस्ट इन केस ऑफ मैग्नीशियम. तो फास्टेस्ट उसमें होगा जो जिसमें सबसे बेसिकली जो सबसे रिएक्टिव होगा, और इन सब में मैग्नीशियम ही सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा. नो बबल्स आर सीन इन केस ऑफ कॉपर. ट्रू, नो बबल्स वुड बी सीन क्योंकि कॉपर तो रिएक्ट करेगा ही नहीं. द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ दीज मेटल्स आर Mg, Zn, Fe, Al, Cu, विच इज इनकरेक्ट. क्योंकि अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज को देखो तो आपके पास पहले मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, फिर जिंक आता है, फिर आयरन और फिर बाद में कॉपर. सो द ऑर्डर वुड बी दिस. सो दैट मीन्स दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 6 एलिमेंट्स A to F, दिस इज गिवन. ओके, A to E, sorry, A, B, C, E are given. So this is the data given. Which of the following has the wrong formula? तो A और B को combine करके, sorry it is A to F only, A, B, C, D and till F. तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो एक कॉलम में दिए गए हैं उनमें से जो ये फॉर्मूलाज दिए गए हैं कौन सा रॉन्ग है. तो A और B अगर रिएक्ट करेंगे तो एक का विल NCA प्लस और B का है 2 नेगेटिव. तो आपके पास A to B ही आएगा. दिस इज करेक्ट. अगर B रिएक्ट करेगा, B इज 2 नेगेटिव एंड C इज 3 नेगेटिव. तो बेसिकली यहाँ पे ये फॉर्मूला इस तरीके से नहीं बनेगा. सो दिस इज रॉन्ग. C is 3 negative and D is 2 positive. So it would be C2D3. That means correct. और E आपका है 3 negative and F is 2 positive. So again this is incorrect. तो यहाँ पे 2 और 4 incorrect है. तो that means यहाँ पे आपका correct answer कौन सा है? ऑप्शन D. तो इस तरीके से वैलेंसीज को देखते हुए फॉर्मूलाज बनाना है और क्रॉस चेक करना आपको. Next question. A student took a blue litmus paper and dipped in dilute H2SO4 and then in dilute NaOH, and he observed
अब ब्लू लिटमस है, आपको पता है लिटमस पेपर क्या होता है, एक इंडिकेटर। लैब में रेड और ब्लू लिटमस हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे ब्लू लिटमस की बात हो रही है। तो ब्लू लिटमस को पहले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाला, जो कि एक एसिड होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी कलर चेंज हुआ उसके बाद उसको डाइल्यूट NaOH में डाला, जो कि एक बेस है। अब आपको पता है जो एसिड्स है, एसिड्स क्या करते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। वो क्या करते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो ब्लू लिटमस को डाल रहे हो तो इसका मतलब वो रेड हो जाएगा, और फिर जब आप रेड लिटमस को NaOH में डालोगे ऑब्वियसली इट विल टर्न ब्लू। सो बेसिकली पहले ब्लू टू रेड और फिर रेड टू ब्लू। तो यहाँ देखते हैं कि उसने क्या ऑब्जर्व किया, कलर ऑफ लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड, नहीं रेड भी होगा और उसके बाद ब्लू भी होगा। फर्स्ट चेंजेस टू रेड एंड देन टू ब्लू, दिस इज करेक्ट। एंड ब्लू टू कलरलेस नो, डिफरेंट कलर्स नो। सो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या बताना था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज ट्रू। फर्स्ट भी ट्रू है क्योंकि रेड तो एक बार हुआ ही ना, सो दैट मीन्स नो नो नो, द कलर ऑफ लिटमस पेपर शोज डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट मीडियम, येस दिस इज ट्रू। तो बेसिकली 2 और 4 आपके पास करेक्ट है, सो राइट आंसर वुड बी बी, क्योंकि 2 में ये कलर चेंज है और 4 एक जनरल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 4 test tubes there are different samples, as you can see these 4 test tubes. On addition to phenolphthalein, the test tube 2 and 3 shows pink color. मतलब ये पिंक कलर दे रहे हैं, और आपको पता है फिनोफ्लिन पिंक कब होता है, जब बेसिक मीडियम के साथ ट्रीट करो उसको। ओके, मोरओवर रेड कैबेज वाटर इज एडेड टू ईच सैंपल, रेड वाटर कैबेज भी एक इंडिकेटर है। टेस्ट ट्यूब 4 shows पर्पल कलर विद इट, ओके, एंड 1 shows रेड, 2 and 3 shows blue, okay. So which of the following has the sample with pH less than 7? pH less than 7, that means an acid. Obviously it is gonna be only one, क्योंकि यहाँ पे कलर क्या आया है, रेड। So the answer would be option C, क्योंकि रेड कैबेज रेड कलर देता है एसिड के साथ। Next question, we have reason assertion. MnO2 plus 4HCl forming MnCl2 plus Cl2 2H2O is a redox reaction. So redox reaction वो होता है जिसमें ऑक्सीजन हटती है और किसी में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, या हाइड्रोजन के भी हाफ पे भी आप बता सकते हो, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पे असर्शन बिल्कुल सही है। इन रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक साइमल्टेनियसली, यस इट इज ऑल्सो ट्रू। तो बेसिकली ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही है, एंड दिस इज द रीजन ऑल्सो। तो जब ए और आर दोनों ठीक हो और आर इसको एक्सप्लेन भी करता हो, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, aluminium chloride is a basic salt. Aluminium chloride is AlCl3 basic salt. सॉल्ट तो है लेकिन बेसिक कैसे पता लगेगा। अब ये किस एसिड और बेस से बना है, ये बना है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से, और एसिड किससे, HCl से। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एक वीक बेस है, तो बेसिकली ये बेसिक सॉल्ट नहीं है, तो असर्शन इज फॉल्स। Aluminium chloride is a salt of strong acid and weak base. This is true because HCl is a strong acid and this is this. So that means assertion is false but reason is true. So that means we'll go with option D. Option D would be the right answer. Next question. In the healthy adult, the initial filtrate in the kidneys is about 180 liter daily. But the actual volume excreted is only a liter a day. मतलब एक healthy adult में जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है किडनीज में वो 180 लीटर होता है डेली, बट जो एक्चुअल वॉल्यूम हम एक्सक्रीट करते हैं दैट इज लीटर, दिस इज ट्रू। रीजन, मोस्ट ऑफ द फिल्ट्रेट इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, नो इट इज नॉट करेक्ट बिकॉज इट इज नॉट थ्रोन आउट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, रादर इट इज थ्रोन इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। सो assertion is true but reason is false, so that means we'll go with option C. So option C would be the right answer. Next question. Again assertion reason, it is impossible to see a virtual image with naked eye. No, it is false. Even आप जो अपनी plane mirror में image देखते हो that is virtual. We can see it with naked eye. So assertion is false. Reason, the rays do not actually emanate from a virtual image. Yes, the rays appear to meet here. So that means this is true. Assertion is false and reason is true. So we'll go with option D again. Next question, a table or you can say a database question. Now in this question, the table given below shows the reaction of few elements with acid and base to evolve hydrogen gas. MnOP metals elements दिए और acid और base के साथ react करते हैं नहीं, thick और cross दिया है. So which of the following elements can form amphoteric oxides?
So let me tell you, amphoteric oxides are those which can react with acids also and which can react with bases also. That means वो दोनों के साथ reaction show करते हैं. So out of them, M दोनों के साथ react कर रहा है और P भी दोनों के साथ react कर रहा है. So that means the answer would be option C. C would be the right answer because amphoteric oxides, they possess acidic as well as basic behavior. Next question. In which of the following vertebrate group or groups heart does not pump oxygenated blood to different parts of the body? कौन से vertebrate group में heart जो है वो oxygenated blood different parts में नहीं pump करता? So piscians and amphibians, reptiles and fishes. So let me tell you, option D is correct. क्योंकि जो piscians होते हैं, that is fishes, they have two chambered heart. तो उसमें lungs में, gills में sorry oxygenation होती है, then directly body parts में distribute हो जाता है. Next question. During photosynthesis, which of the following event take place? You know that photosynthesis is a process by which green plants prepare their food. और जनरल इक्वेशन ये रहता है कि CO2 वाटर रिएक्ट करता है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में एंड इट फॉर्म्स फूड इन द फॉर्म ऑफ C6H12O6 और O2 रिलीज होती है. सो बेसिकली क्या ऑक्सीडेशन होता है CO2 का? नहीं. रिडक्शन होता है? नहीं. रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, यस इट टेक्स प्लेस. एंड ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू CO2, नो. सो दैट मीन्स C वुड बी द राइट आंसर क्योंकि इसमें रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का इनटू glucose, that is carbohydrate. Again, glucose is the simplest carbohydrate. Next question. The excretory system of human being consists of? Organ system consists of organs, and the organs involved in excretory system are a pair of kidneys. Then we have ureters. We have a sac called bladder, and we have urethra. So that means a kidney, no, एक kidney नहीं होती. A pair of kidney, a ureter, no, pair of ureters होता है. A pair of kidney, a pair of ureters, urinary bladder and urethra. Again, this is incorrect. Again, यहाँ पे एक किडनी दिया इसलिए. So C would be the right answer in this case. Next question. 1/2 of the convex lens is covered with a black paper. मतलब एक convex lens है, उसका आधा पार्ट black paper से let's say ऊपर या नीचे वाला cover हो गया. So the size of image produced will be. So let me tell you, if it is covered, the size of image produced will be same. जब वो produce करेगा, जब उस पे black paper नहीं लगा होगा, बिल्कुल वैसी ही image produce करेगा. सिर्फ black paper होने से क्या होता है कि वहाँ पे उससे refraction नहीं होती है और जो image है उसकी brightness उतनी नहीं होती है. So again यहाँ पे option B correct होगा. It will be same. It will be same. Next question. Two lenses of focal length, you have to correct this question. This is there is some misprinting here. This is -20 centimeter and this is 10 centimeter. Okay, so two lenses of focal length -20 and 10 centimeter are combined as shown. The combination of this would be, तो दो फोकल लेंथ दिए और आपको कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालना है. तो आपको पता है कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ आप ऐसे निकालोगे 1 + f1 by 1 to f2. So this would be -20 plus 10. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे the answer would be converging lens with focal length 20 centimeter. So this is gonna be the right answer. So A would be right. तो आप याद रखो जब टोटल पावर निकालनी होती है तो हम सीधा प्लस करते हैं. जब टोटल फोकल लेंथ निकालनी होती है we make use of this formula. Next question. Enzyme trypsin and pepsin works in. Trypsin आपको पता है पैनक्रियाटिक जूस का कॉन्स्टिट्यूएंट है और पेप्सिन गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है. बेसिकली गैस्ट्रिक जूस का कंपोनेंट है. ट्रिप्सिन वर्क करता है बेसिक या आप कह सकते हो अल्कलाइन मीडियम में और पेप्सिन जो है वो वर्क करता है एसिडिक मीडियम में. तो यहाँ पे दिया है बेसिक एंड एसिडिक, ये सही है और बाकी ऑप्शंस गलत है. सो ए वुड बी द राइट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स. मतलब एक वेसल है उसमें जो ब्लड फोर्स लगा रहा है वॉल ऑफ वेसल पे वो कहाँ पे ज्यादा या कहाँ पे कम होता है. सो ऑब्वियसली इट इज मोर इन द केस ऑफ आर्टरीज एंड लेस इन वेन्स क्योंकि आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करती है और सीधा ब्लड हार्ट से कैरी करती है और वेन इम्प्योर ब्लड कैरी करती है और बॉडी पार्ट से हार्ट में करती है. सो द प्रेशर इज मोर इन द आर्टरीज एंड दैट इज द रीजन दे आर थिक वॉल्ड टू एंड एज कंपेयर टू वेन्स दे आर थिक वॉल्ड ऑल्सो. सो बी वुड बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर. न्यूमेरिकल है, वैल्यू लिख देते हैं. ऑब्जेक्ट का साइज दिया है 7 सेंटीमीटर. इट इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर. तो मतलब ये U है आपका 27 सेंटीमीटर.
in front of concave mirror u is always negative, और focal length 18 सेंटीमीटर. तो कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ यहाँ पे होता है फोकस अगेन नेगेटिव -18. At what distance from the mirror screen a mirror must be placed? So basically we need to find V so that the sharp image is formed. तो सबसे पहले VUF को यूज करते हुए मिरर फॉर्मूला आप यूज करोगे विच इज दिस. यहाँ पे आप पुट करोगे -18, V आपके पास हमें सॉल्व करना है और U है -27. इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास V आ जाएगा. लेट मी टेल यू द डायरेक्ट आंसर फॉर दिस. This is 1 second, let me tell you, or else what I'll do is I'll solve for you. Yes, we have the answer. So V is basically -54 सेंटीमीटर. आपको पता है V को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, LCM लो, तो आप सॉल्व करोगे तो V आपके पास आएगा -54 सेंटीमीटर. So D would be the right answer. Next question. You have the mediums given P and Q, और आपके पास बोला गया है फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, दोनों में एंगल सेम है 45 डिग्री. द रिफ्रैक्शन एंगल इन टू ट्रांसपेरेंट मीडियम इज वन इज 30 एंड दूसरे में है 20. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो मतलब यहाँ इंसिडेंट एंगल सेम है, यहाँ पे एंगल 30 है, यहाँ पे 20 है. 30 मतलब कम बेंड हो रही है, 20 मतलब ज़्यादा बेंड हो रही है, तो मतलब ये डेंसर मीडियम हो गया और ये इसके कंपेरेटिवली रेयर मीडियम हो गया. ओके, मीडियम P इज डेंसर देन मीडियम Q. अगर P डेंसर होता तो एंगल उसका कम होता, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. दिस इज रॉन्ग. स्पीड ऑफ लाइट इन बोथ मीडिया इज सेम. अगर स्पीड सेम होती तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम होता, मतलब साइन I ओवर साइन R भी सेम होता, एंगल भी सेम होते. तो दिस इज अगेन रॉन्ग. मीडियम Q इज डेंसर देन मीडियम P. यस, क्योंकि यह एंगल छोटा है. Angle of emergence for both media are greater. No, emergence angle is always equal to angle of incidence. So C is the only correct statement out of these four. So C would be the right answer. Next question. We have a concave mirror और focus दिख रहा है, distance दिया है 20 सेंटीमीटर. Focal length of the above concave mirror is 10. Focal length आपको दिया है कि 10 है. Image कहाँ बनेगी और object कहाँ पड़ा है 20 सेंटीमीटर पे. 10 + 10 मतलब ये डिस्टेंस है C. तो आपको पता है C पे जब भी ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी कहाँ बनती है, C पे रियल इन्वर्टेड होती है और सेम साइज होती है. सो दैट मीन्स एट 20 सेंटीमीटर ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है. एट सेंटर ऑफ कर्वेचर वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि आपको पता है जो एक रे से पैरेलल आएगी फोकस से पास करेगी और जो रे फोकस से आएगी और वो पैरेलल हो जाएगी और ये आपके पास इमेज आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. A convex lens has a focal length 30 सेंटीमीटर. एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ दिया है 30 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होता है क्योंकि आपको पता है इसका फोकस इधर होता है. इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15. मैग्निफिकेशन पूछा गया है, तो मैग्निफिकेशन आपको पता है लेंस के लिए फॉर्मूला होता है V/U. अब आपके पास V नहीं है तो पहले हम U और F को यूज करते हुए लेंस फॉर्मूला लगा लेंगे विच इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और उससे हम क्या निकाल लेंगे, वील फाइंड V और फिर V को यहाँ पुट कर देंगे. तो बेसिकली यहाँ पे होगा आपके पास इट वुड बी 1/f इज 30, सो इट वुड बी 1 second. So it would be 1/f that is 30 और 1/v फाइंड करना है एंड u is -15. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका जो v आ जाएगा, v would be equal to, we have to solve for it. तो v का फॉर्मूला आप लगाओगे, जैसे v को आप इधर ले जाओगे तो ये -1/v हो जाएगा एंड इट वुड बी 15 -1/30. तो इसको सॉल्व करके जब आप v निकाल लोगे और v का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, सो m आपके पास m V/U का फॉर्मूला लगाओगे, v का वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे तो m आपके पास कितना आएगा +2. सो B वुड बी द राइट आंसर. आई एम नॉट सॉल्विंग बिकॉज आई एम शॉर्ट ऑफ स्पेस. आई होप यू गॉट इट कि पहले हमने लेंस फॉर्मूला से v निकाला, पहले तो साइन कन्वेंशंस लगाने हैं, फिर v निकाला और फिर v सॉल्व करने के बाद हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाकर, क्योंकि आपके पास v भी हो गया और u भी है, तो उससे हमने m फाइंड कर लिया. सो इट वुड बी इक्वल टू +2.
Next question. A beam of light when passes through a glass prism, a spectrum is observed. Yes, true, because dispersion occurs. But when same beam is passed through a hollow glass prism, hollow means अंदर कुछ है ही नहीं, then obviously there won't be any spectrum, क्योंकि hollow glass prism है तो वहाँ पे जो light है वो split होगी ही नहीं. So that means the correct answer will be no spectrum, because hollow glass doesn't show dispersion. Next question. You have a data. एलिमेंट ए बी सी डी और यहाँ प्रॉपर्टीज दी गई है, डक्टाइल है कि नहीं, मेल्टिंग पॉइंट है कि नहीं, और कंडक्टिविटी है कि नहीं. सो विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स कैन बी यूज फॉर मेकिंग वायर्स. सो लेट मी टेल यू, वायर्स का मतलब है कि डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए. सो इट शुड बी येस, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए ताकि वायर मेल्ट ना हो जाए, और कंडक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए, इट शुड बी हाई. तो जहां पे आपका येस हाई और या येस होगा वो आपका सुटेबल होगा. तो ए सुटेबल है और उसके अलावा कोई भी नहीं है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ लैकिंग है. सो डी वुड बी द राइट आंसर, ओनली ए. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. So with this we have completed section B also. Now let's quickly begin with section C and complete this paper. Now let's quickly get started with section C. तो आपको पता है सेक्शन सी के अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास केस स्टडीज होंगी, और हर केस स्टडी पे 3 बेसिकली केस स्टडीज पे 4 क्वेश्चंस ईच दिए जाएंगे. तो टोटल 12 क्वेश्चंस हो गए और आपको करने हैं सिर्फ 10 क्वेश्चंस. बट यहाँ पे क्योंकि हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो आई विल बी डूइंग ऑल 12 क्वेश्चंस. तो पहला केस स्टडी है हमारे पास, द सैंपल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, barium chloride or any other salt are taken from the science lab. Okay, a small amount of sample is taken on a metal spatula and heated directly on the flame as shown, जो कि आप देख पा रहे हो. A circuit as shown in figure is used to test the electrical conductivity of the given salt. Right, तो आपको पूछा गया है इस पे. बेसिकली आई थिंक केस स्टडी समझ आ गई कि सैंपल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड और सॉल्ट का लिया गया साइंस लैब से, उसको मेटल स्पैचुला के अंदर लेकर उसको हीट किया गया इस तरीके से, और आपने इसकी कंडक्टिविटी भी थी. तो हमें बताना है पहला क्वेश्चन, द फिजिकल स्टेट एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट सैंपल्स यूज्ड इन द गिवन एक्टिविटी इज, कि जो ये सॉल्ट सैंपल्स हमने यूज किए हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड, तो ये क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ब्रिटल है, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है और ऑल ऑफ द अबव. सो लेट मी टेल यू, ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं क्योंकि इनमें आयनिक बॉन्ड है. तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी है, ब्रिटल भी है, और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी है. सो दैट मीन्स विल गो विद ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारी स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड्स की होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम एक्टिविटी, choose the correct observation when the salt sample is taken on the metal spatula and heated directly. अब इसको जब आप लोगे और हीट करोगे, the salt undergo sublimation? No, they don't undergo sublimation. That means they don't directly change into gaseous state. Melt immediately? No. They are ionic compounds. They have strong forces. They will not melt immediately. Flame upon heating? No. They do not melt easily. Go with this question. So D would be the right answer, because they are ionic compounds, they have ions in them, and they have a strong attraction. Next question, which of the following compounds will not conduct electricity in aqueous solution? We know that all the ionic compounds, they conduct electricity in the ionic solution. अब यहाँ पे NaCl करेगा, कैल्शियम क्लोराइड भी करेगा, KCl भी, बट CCl4 is a covalent compound, so it will not conduct electricity in the aqueous state. So B would be the right answer. That means CCl4 will not conduct electricity in aqueous state. Next question, a student noted the following observation with 4 compounds P, Q, R, S. Okay, मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है डेटा में, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, हमें क्या बताना है, ionic in nature. So you know that if we talk about the ionic compounds and they are melting in boiling points, तो उनका melting और boiling point दोनों ही high होता है क्योंकि they have strong attractions. तो high वाले आपके पास ये 2 है, इनके boiling भी high है, so that means P and S would be ionic. तो D would be the right answer. तो ionic compounds की properties को आप याद रखोगे तो आप फटाफट से ये answers कर लोगे. Okay, case study 2. It is based on the nutrition in amoeba, that is from the life process part 1. अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ट्रू. वो फूड को इंजेस्ट करता है विद द हेल्प ऑफ एग्स. ओके, दिस एग्स विच इज सूडोपोडिया. ओके,
These form the food vacuoles over the food particles. Yes, it forms the food vacuole. फूड वेक्यूल में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस स्मॉलर में टूटता है एंड देन डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म. करेक्ट. रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट लाइक दिस. ओके, तो बताना क्या है, ए बी सी क्या इंडिकेट करता है. वेयर इज ए इज दिस. ओके, सो ए इज बेसिकली अ फूड पार्टिकल, है ना, क्योंकि फूड वेक्यूल के अंदर है. बी इंडिकेट्स द न्यूक्लियस. ओके, एंड सी, वेयर इज सी, इट इज फूड वेक्यूल. तो ऑप्शंस देख लेते हैं, फूड पार्टिकल, न्यूक्लियस एंड फूड वेक्यूल. तो ये आपके पास है बी सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेबल पार्ट वाई रिप्रेजेंट्स विच पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन. वाई किधर है, दिस इज वाई, दिस इज इजेशन, दैट मीन्स एक्सपेलिंग अनडाइजेस्टेड फूड. So this is not ingestion, not digestion, it is egestion and not absorption. So C would be the right answer in this case. Next question, the characteristics of labeled part X. ये आपको पता है pseudopodia है, जो कि आपको पता है finger like projection से बनता है. So are they small hair like structures? No. Finger like projections? True. Tube like structures? No. Suckers which is attached to the wall? No. So basically B would be the right answer. It is a finger-like projection, or you can call it as a pseudopodia also. Next, which of the following is true about the process of nutrition in amoeba? Food is taken in by the entire surface. Yes, it is taken up by the entire surface by pseudopodia. Pseudopodia are the permanent structures. No, they are temporarily formed while amoeba want to ingest the food. Cell membrane ruptures and eliminates out undigested food. True. Within vacuole, egestion occurs. No, digestion occurs. So out of it only true वाला बताना है, तो 1 and 3, that is A would be the right answer for this question. Next question, next case study basically. So as you can see the figure, it is based on refraction chapter. A student suggested the following guidelines to his friend for doing an experiment on tracing a path of a ray of light or passing through a glass slab. तो उसने बोला draw the outline of the glass slab at 3 positions, दिख रही है, draw normals on the top side of these outlines near their right end, draw incident ray on 3 outlines in direction angle 30, 40 and 60 degree with normal. Fix 2 pins vertically on each of these at 2 points exactly 1 centimeter apart. Look for the images on the feet of these pins while fixing 2 pins and this. So let's do the question. कई बार आप केस स्टडी नहीं भी पढ़ोगे ना, तो भी आप आंसर्स कर सकते हो. तो पढ़ते हैं इसका पहला क्वेश्चन. When he showed these guidelines to his teacher, the teacher told him that 2 of them need to be corrected and modified. Which out of them are those 2? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा. Draw the outline of glass slab, ये सही है. Draw normal on the top side of these outline near their right end. No, near their left end. So that means this is incorrect. Draw incident rays on 3 outline angle, correct. Fix 2 pins vertically on each side of incident 2 point exactly 1 centimeter. No, not exactly. The distance should be, they can differ somehow, but it should be not exactly 1 centimeter. तो ये भी गलत है. Look for the images on the feet of this pin while fixing 2 pins, correct. So that means 2 observations need to be corrected. That is, one is B and other is D. So D would be the right answer in this case. Next question. How many refractions of light ray occur on passing through a glass slab? One is incident refraction when it passes into the glass and then when it comes back into the air. So basically 2 refractions. So B would be the right answer. Next question. He performs the experiment for 2 different values of angle of incidence. एक में एंगल आया था 30, ओके, और दूसरे में एंगल आया था 45. The set values of angle of R and angle of emergence हमें दी गई है और पूछा गया है कौन सी सही है. So let me tell you, glass slab के लिए I और E, इंसिडेंट और इमर्जेंट रे पैरेलल होती है और एंगल इक्वल होते हैं. तो दोनों में ही इमर्जेंट एंगल इंसिडेंस के इक्वल होगा. तो यहाँ पे, और आपको पता है जब ग्लास में जा रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड बी मोर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो यहाँ पे जहाँ पे एक में 30, एक में 45, तो मतलब फर्स्ट में जहाँ 30 दिखेगा ये आपके ऑप्शन करेक्ट होंगे. तो 2 को हम कंसिडर कर रहे हैं. 30 ये ठीक है, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ 28 है, 45 होना चाहिए. सो दैट मीन्स सी वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे आई ई के इक्वल है और आर आई से छोटा है. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है.
Next question. He noted some observation from this demonstration. I is more than R. Yes, it is more क्योंकि वो rarer medium है और ये pass कर रहा है denser medium. But nearly equal to E, angle E, true. It is less than R. No. When the ray passes from rarer to denser, I is always more and R is always less. So basically हमारा correct option हमें मिल चुका है. That is the A part is the correct one. With this, we have come to an end. I hope you have understood it. So let me tell you कि ये हमारा प्रैक्टिस पेपर एक और हमने प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप यू मस्ट बी फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट नाउ. तो मिलते हैं हम एक और सेशन में जहां हम करेंगे एक और प्रैक्टिस पेपर को प्रैक्टिस, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम एफिशिएंट होंगे, नर्वसनेस खत्म होगी, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होगा. तो बने रहो सक्सेस सीरीज के साथ और आपकी एजुकेटर दिव्या के साथ, और करते हैं हम बहुत से साइंस का प्रैक्टिस ताकि हमें कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप पेपर बहुत अच्छे से कर पाओ एंड यू शुड गेट गुड मार्क्स. Okay, so if you like the video, this session and the video, please hit the like button, share the video with your friends, and do not forget to hit the bell icon for the notifications. So me, Divya, signing off. We are meeting very soon. Till then, prepare well, study hard, and please make your habit to write and learn. Thank you. Bye-bye. Take care.